तो ठीक है फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हाजिर हूँ फिर मैं 10 बजे। ठीक है, और आज का जो मेरा टॉपिक लेके आया हूँ मैं, वो है मौर्य साम्राज्य। और आई होप आप सब अपने घरों पे होंगे और स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, और घर पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए बस स्टूडेंट के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मौर्य साम्राज्य। क्या है? मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। किनकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व में गुरु चाणक्य की सहायता से नंद शासक घनानंद का वध करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। किनका वध किया? घनानंद का। ठीक है फ्रेंड्स, घनानंद का वध करके वो मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। ठीक है, किसकी सहायता से की थी? चाणक्य की सहायता से। ठीक है, ये भी याद रखना। दूसरी बात है कि नंद वंश का विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक की क्या की थी? सहायता की थी। क्या की थी फ्रेंड्स? सहायता की थी। ठीक है, आगे मैं बात करूं, चंद्रगुप्त मौर्य को मुद्रा राक्षस में ब्रसल और कुलहीन कहा गया। किसमें? मुद्रा राक्षस में क्या गया? ब्रसल। ठीक है, और कुलहीन। ठीक है, क्या कहा गया? कुलहीन कहा गया एक तो, और एक कहा गया ब्रसल। ठीक है फ्रेंड्स, तो मौर्य साम्राज्य की बात आगे करते हैं। देखिए, ठीक है, आगे मैं बात करता हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम, एक तो सेकेंडोकॉट्स, पॉली ब्रोथस, एंडोकॉट्स और विशाल थे। क्या क्या नाम थे? सेंडोकॉट्स, पॉली ब्रोथस, एंड्रोकॉट्स और विशाल। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। बौद्ध साहित्य, महावंश तथा अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया। कहाँ कहा गया क्षत्रिय इसको? महावंश में और अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। चंद्रगुप्त के प्रशासन का प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। किस अभिलेख से मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है फ्रेंड्स, किस अभिलेख से मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। भारतीय साम्राज्य, ठीक है, पहला ऐतिहासिक संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। जो पहला ऐतिहासिक संस्थापक किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, किसको माना जाता है फ्रेंड्स? चंद्रगुप्त मौर्य को माना जा रहा है। अगले पॉइंट की बात करता हूं कि सेलूकस का राजपूत कौन था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। पहली बार किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त के दरबार में, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखना। ठीक है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को बाली ब्रोथा कहा। किसने कहा था? पाली ब्रोथा किसने कहा था? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज जब भारत आया था तो उसने पाटलिपुत्र को क्या कहा था? पाली ब्रोथा कहा था। ठीक है, क्या कहा था? पाली ब्रोथा। अगले पॉइंट की बात करते हैं। सेलुकस निकेटस ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और 4 प्रांत काबुल, कांधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए। कौन कौन से दिए? एक तो दे दिया काबुल, दूसरा कांधार और हेरात और मकरान। ठीक है फ्रेंड्स, अगले पॉइंट की बात करते हैं हम कि प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेलुकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। कितने हाथी? 500 हाथी। किसके अनुसार बता रहे हैं? प्लूटार्क के अनुसार। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त के पास 6 लाख सेनाएं, जिसे जस्टिने डाकुओं का गिरोह कहा जाता था। क्या कहा जस्टिन ने? क्या कहा था? डाकुओं का गिरोह। कितनी सेना थी? 6 लाख। चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया था। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। इसका जो वर्णन है किसने किया था? एपियानस ने किया था। ठीक है, अगले बात, तमिल ग्रंथ एनानुरु और पुरनानुरु में चंद्रगुप्त मौर्य तथा दक्षिण भारत की विजय का विवरण मिलता है। देखो, तमिल ग्रंथ है एक एनानुरु और
पुरनानुरु में चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत की विजय का क्या मिलता है, विवरण मिलता है। यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं बता दूंगा, अगली वीडियो की जो लिंक है वो मैं दे दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। किससे ली थी, गुरु भद्रबाहु से। अपने शासन के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर उपवास द्वारा प्राण त्याग दिया और जैन धर्म संलेखना कहा गया। क्या कहा गया, जैन धर्म। देखो अंतिम दिनों में क्या किया इसने कि जैन धर्म को अपना लिया था, ठीक है। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे फ्रेंड्स। अगले इसके पॉइंट की मैं बात करता हूं आपसे। देखिए अब आता है मौर्य साम्राज्य का बिंदुसार, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करते हैं बिंदुसार की। देखो चंद्रगुप्त मौर्य तथा माता दुर्धरा का पुत्र बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, बिंदुसार, जिनकी माता का नाम क्या था, दुर्धरा, ठीक है। 298 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा था। किसकी राजगद्दी पर, मगध की। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उनका पुत्र, ठीक है, जिनकी माता का नाम क्या था, दुर्धरा था, ठीक है। वो कब राज्यगद्दी पे था, 298 ईसा पूर्व में, ठीक है। बिंदुसार के अन्य नाम अमित्रघात और अमित्रोकेडीज यूनानी द्वारा नंदसार, भद्रबार और वायु पुराण बिंदुसार, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अगले पॉइंट की मैं बात करता हूं। यहाँ पे बिंदुसार के अन्य नाम क्या क्या थे, अमितघात, अमित्रोकेडीज और नंदसार, भद्रसार, वायुपुराण, बिंदुसार, ठीक है। परविष्ट, परवन और बिंदुपाल चीनी ग्रंथ में लिखा गया, ठीक है। ये जो नाम है वो अलग अलग सोर्स से इसका पता चलता है। जैसे यूनानी द्वारा अमित्रोकेडीज, ठीक है, और अमित्रघात और नंदसार और भद्रसार वायुपुराण से, बिंदुसार परविष्ट परवन से और बिंदुपाल चीनी ग्रंथ से। सुभद्रांगी बिंदुसार की मुख्य पत्नी थी। बिंदुसार की पत्नी का नाम क्या था, सुभद्रांगी। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। पहली बार अशोक ने विद्रोह के दमन किया एवं दूसरी बार सुसीम ने, ठीक है। पहली बार किसने किया था, अशोक ने, और दूसरी बार सुसीम ने। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। कौन संप्रदाय का, आजीवक संप्रदाय का। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया। क्या कहा गया जैन ग्रंथों में, सिंहसेन। दिव्य वरदान के अनुसार बिंदुसार की मंत्री परिषद में 500 मंत्री थे। कितने मंत्री थे, 500, ठीक है फ्रेंड्स। एंथीनियास के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी, लेकिन सीरियाई शासक ने दार्शनिक नहीं भेजा, ठीक है। उन्होंने क्या किया था कि उनसे कहा गया था कि भाई मदिरा, सूखे अंजीर, एक दार्शनिक हमारे लिए भेज दो, लेकिन उन्होंने क्या किया, सारी चीज़ भेज दी लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा। अगला पॉइंट में बात करते हैं। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। कितने राज्यों का, 16 राज्यों का, ठीक है। अगले बात करते हैं अशोक की, ठीक है। अशोक, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ था। उनका अधिकारी कौन हुआ, अशोक, ठीक है। बिंदुसार के बाद, सॉरी, ठीक है, बिंदुसार के बाद कौन, अशोक, ठीक है। कब, 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा, ठीक है। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी, जो कि किसकी पत्नी थी, बिंदुसार की, ठीक है। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। कहाँ का राज्यपाल, अवंती का राज्यपाल। अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। ये कौन, कहाँ से पता चलता है, सिंगली स्रोत से। कहाँ से, सिंगली स्रोत से, ठीक है। कितने भाइयों की हत्या की थी, 99 भाइयों की। बिंदुसार के 101 पुत्र में सुमन सबसे बड़ा और अशोक दूसरा और तिष्य सबसे छोटा था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार ये पता चलता है। अब देखो अगले पॉइंट, कारुबाकी और तिसरखा अशोक की 2 महारानियाँ थीं।
एक तो कारुबाकी और तिसरख्खा, ठीक है। अशोक की पत्नी महादेवी शाक्य कुलीन विदिशा की राजकुमारी थी, से महेंद्र और संघमित्रा नामक 2 संतानें प्राप्त हुई, ठीक है। कौन कौन सी? एक तो महेंद्र और एक संघमित्रा। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। देखो, अशोक ने ही विदेश में प्रचार करने के लिए किसको भेजा? अपने पुत्र और अपनी पुत्री। पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र, और पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा। चारुमती और संघमित्रा अशोक की 2 पत्नियां थीं। देखो, एक तो चारुमती और संघमित्रा अशोक की क्या थी? दोनों पत्नियां थीं, सॉरी पुत्रियां थीं। कौन थी? बेटियां थी। पहली जो चारुमती थी वो और संघमित्रा के साथ महेश को कहाँ भेजा? विदेश में। किसका प्रचार करने के लिए? जैन धर्म का, ठीक है। अशोक ने अपनी पुत्री चारुमती के लिए नेपाल में देवपतन नामक नगर बसाया। किसने बसाया? अशोक ने अपनी पुत्री चारुमती, ठीक है। देखो, चारुमती और संघमित्रा 2 पुत्रियां थी किनकी? अशोक की। उनमें से एक को कहाँ भेज दिया प्रचार करने? जैन धर्म का, और उनके पुत्र को भी, ठीक है। अब बची चारुमती। चारुमती के लिए उन्होंने क्या किया? नेपाल में देवपतन नामक नगर बसाया, ठीक है ना, ठीक है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया। पुराणों में अशोक को क्या कहा? अशोकवर्धन, ठीक है। राज तरंगिणी के अनुसार अशोक ने कश्मीर की वितस्ता झेलम नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी, श्रीनगर की, ठीक है। देखो, अब समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले मौर्य वंश की स्थापना, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखो, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बाद कौन? बिंदुसार, फिर अशोक, और अशोक के बाद आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, देखो, अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईस्वी पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। कलिंग की राजधानी तोसली, ठीक है। प्लिनी का कथन है कि मिस्र राजा फिलांडेस ने पाटलिपुत्र में डायनोसियस नामक एक राजदूत भेजा था, ठीक है। कौन भेजा? राजदूत, जिसका नाम क्या था? डायनोनियस, यस, ठीक है। मौर्य साम्राज्य 137 वर्ष तक चला रहा। कितने वर्ष तक? 137 वर्ष, ध्यान रखना। इस वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ, ठीक है। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। उपगुप्त ने, किसने दी थी अशोक को? उपगुप्त ने। अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था। भावब्री अभिलेख में मिलता है ये, ठीक है। राजतंत्र के अनुसार अशोक शैव था। कौन था? शैव था। अशोक ने मोक्ष का निर्माण ना बताकर स्वर्ग की प्राप्ति बताई। अशोक ने मोक्ष को निर्वाण ना बताकर स्वर्ग की प्राप्ति बताई, ठीक है ना। आगे कुछ अभिलेखों की बात करूंगा फ्रेंड्स मैं आपसे। देखिए, पहला है प्रयाग स्तंभ अभिलेख, जहाँ पे अकबर इसे रानी अभिलेख का कहा जाता है, इसे रानी का अभिलेख कहा जाता है। किसको? प्रयाग स्तंभ को। दूसरा है दिल्ली टोपरा अभिलेख, ठीक है ना। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली, इस पर 7 अभिलेख का उल्लेख है, ठीक है ना। तीसरा है आपका दिल्ली मेरठ फिरोजाबाद तुगलक, ये कहाँ पे? दिल्ली में। रामपुरवा अभिलेख चंपारण में, ठीक है, जो बिहार में पड़ता है। और ओलिया अरेराज अभिलेख चंपारण बिहार में, और ओलिया नंदगढ़ कहाँ पे पड़ता है? ये चंपारण बिहार में, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं। देखो, अशोक के धम्म की व्याख्या राहुल वादसुत ने की गई है, राहुलो वादसुत में, ठीक है। प्रादेशिक रज्जुक युत्तुक और प्रतिवर्ष धर्म प्रचार के लिए भेजा जाता था, जो कि अनुसंधान कहलाता था। धर्म प्रचार के लिए जो भेजा जाता था प्रतिवर्ष, वो क्या कहलाता? अनुसंधान। अशोक के अनुसरण कर श्रीलंका के राजा तिस्म ने श्री देवनाप्रिय की समाधि धारण की थी, ठीक है। अशोक ने भाऊ शिलालेख पर स्वयं को
प्रिय दिस्म राजा मगधे कहा था। ठीक है, किस शिलालेख पर? भावब्री शिलालेख पर, भावब्री। और मौस्की, गुर्जरा, नेतूर, उद्गोलम अभिलेख पर उसका नाम अशोक मिलता है। क्या मिलता है? अशोक। अशोक ने आजीविका के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियाँ 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम व चोपड़ा, सुदामा, विश्व झोपड़ी थी। ठीक है, क्या क्या था? देखो, कर्ण, चोपड़ा, सुदामा और विश्व झोपड़ी था। ठीक है, अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविका को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। कौन सी? नागार्जुन गुफा। भारत में अभिलेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। देखो, शिलालेखों का प्रचलन सबसे पहले किसने करवाया? अशोक ने। ठीक है, पत्थरों पर लेख जो लिखा जाता था ना, पत्थरों पर, शिलाओं पर जो लेख लिखा जाता उसको बोलते हैं शिलालेख। ठीक है ना, और ये सबसे पहले किसने करवाया था? अशोक ने। अशोक प्रथम शासक हैं जिसने अभिलेखों द्वारा अपनी प्रजा को संबोधित किया। ठीक है, अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। किसी? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। ठीक है फ्रेंड्स, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खगोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से, और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। ठीक है, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्नी देई है। कौन सा? रुम्नी देई, जिसकी खोज फीरर ने की थी। ठीक है, किसने की थी? फीरर अभिलेख से लुम्बिनी में है जो। ठीक है, धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाने की घोषणा किया गया था। कब की थी? धम्म यात्रा के दौरान। जब उन्होंने धम्म यात्रा करी थी तो भू राजस्व पर जो दर घटाने की क्या कर दी थी? घोषणा कर दी थी फ्रेंड्स। ठीक है, अगले कुछ पॉइंटों की बात कर लेते हैं उनके। देखो, लघु शिलालेख के माध्यम से अशोक के व्यक्तिगत जीवन का इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा और अभिलेख है। कौन सा अभिलेख? 7वां। ठीक है, अशोक का शेर-ए-कुना कंदहार अभिलेख ग्रीक और आमेइक भाषाओं से प्राप्त है। किसे? ग्रीक से और आमेइक। ठीक है, आर्मेइक भाषाएं थी और ग्रीक भाषा थी। उसमें क्या है? अशोक का शेर-ए-कुना कंदहार जिसे बोला जाता था अभिलेख क्या है? भाषा में प्राप्त हुआ है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 किसमें? 1750 में टीफेन थ्लेयर ने की थी। इसकी संख्या कितनी है? 14। कितनी है फ्रेंड्स? 14। ठीक है, अशोक के अभिलेख को पढ़ने की सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स पिरोड को मिली। जेम्स को मिली। ठीक है, जेम्स पिरोड। ठीक है फ्रेंड्स, अगले और कब मिली? 1837 में। ठीक है, अगले पॉइंटों की बात कर लेते हैं। देखिए, अब अभिलेख की बात करते हैं। बात कर ली अपने शिलालेख की, अब अभिलेख की बात करते हैं। देखो, प्रथम शिलालेख पर क्या लिखा गया? पशु बलि की निंदा, समाज में उत्सव का निषेध, सभी मनुष्य में मेरी संतान है। ठीक है, प्रथम शिलालेख की। द्वितीय शिलालेख की बात करें, लोक कल्याणकारी कार्य, मनुष्य पशु के लिए चिकित्सा का प्रबंध, चेर, चोल, पांड्य, सत्य पुत्र, श्रीलंका का उल्लेख। ठीक है, इन सब का उल्लेख मिला है किसमें? कौन सी शिलालेख में? द्वितीय शिलालेख में। अगले शिलालेख की बात करते हैं। देखिए, देखो, तृतीय चतुर्थ शिलालेख में क्या मिलता है? धर्म संबंधी नियम, रज्जु को नियुक्ति, महामंत्रों की प्राप्ति, 5वें वर्ष पर दौरे का आदेश। ठीक है, ये वाला पॉइंट। पंचम अभिलेख में क्या मिलता है? धर्म महापात्रों की नियुक्ति का संकेत, समाज तथा वर्ण व्यवस्था का उल्लेख। ठीक है, 6वें शिलालेख में आत्म संयम की शिक्षा। 7वें और 8वें शिलालेख में क्या मिलता है? अशोक के तीर्थ यात्राओं का वर्णन। अशोक ने जो यात्रा की थी, तीर्थ यात्रा, उसका वर्णन मिलता है 7वें और 8वें अभिलेख में। ठीक है, 9वें अभिलेख में मिलता है आपको सच्ची भेंट और शिष्टाचार की व्याख्या। 10वें अभिलेख में मिलता है राजा और राज्य कर्मचारी की सदा प्रजा के हित की चिंता करनी चाहिए। राजा और राज्य कर्मचारियों को सदा प्रजा के हित की क्या करनी चाहिए? चिंता करनी चाहिए। 13वां शिलालेख में क्या मिलता है? कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। और 5वां यूनानी शासक के नाम से अंत्योक और आंतिकानी तुग में कालिंग, सुंदर मग आदि का विवरण मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की कुछ और। ठीक है, देखिए, मौर्य प्रशासन कैसा रहा होगा। बात करते हैं मौर्य प्रशासन की। देखो, सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। क्या होती थी? एक मंत्री परिषद होते थे।
सदस्यों की संख्या कितनी होती थी? 12 या 16 या 20 हुआ करती थी। देखो 12 हो सकती थी, 16 और अधिकतम 20 हुआ करती थी। ठीक है। साम्राज्य में मंत्रियों और पुरोहितों की नियुक्ति उनके पूर्व उनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता था। देखो अब समझ लो, एक तरह से एक टेस्ट ही था कि उनको इस नौकरी के लिए मंत्रिपरिषद में रखा जाए, उसके लिए उनके चरित्र को क्या कहता था? जांचा और परखा जाता था। इस टेस्ट को क्या बोला जाता है? इस जांच को क्या बोलते थे? उपधा परीक्षण। क्या बोलते थे? उपधा परीक्षण। देखो अर्थशास्त्र में शीर्ष स्तर अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महापात्र भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था उसको? महापात्र। जिनकी संख्या कितनी है? 18 है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के प्रांतों की संख्या कितनी थी? केवल 5। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। अशोक के समय प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। ठीक है। प्रांतों के प्रशासक कुमार और आर्यपुत्र या राष्ट्र कहलाते थे। जो प्रांतों के जो प्रसारक थे, प्रसार करते थे, उनको उनको कुमार कहते थे या आर्यपुत्र कहते थे या फिर राष्ट्र कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया। किस में किया गया? विषय में किया गया। ठीक है। देखो उत्तरापथ तक्षशिला राजधानी, 6 क्षेत्र उत्तरापथ, इसकी राजधानी के लिए तक्षशिला। और मंडल कौन सा है इसमें? साकल और कांधार। पश्चिमी की बात करें उज्जैनी, और मंडल कौन सा? सौराष्ट्र। दक्षिणापथ की बात करें सुवर्णगिरी। कौन सी राजधानी है? सुवर्णगिरी की राजधानी। और इशिला इसका क्या है? मंडल है। मगध की बात करें मध्य की, पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। कौशाम्बी और पुंड्रवर्धन इसके क्या है? मंडल है। पूर्वी कलिंग की बात करें तो तेसाली इसकी क्या है? राजधानी है। और समापा क्या है? इसका मंडल है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। देखो प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया, जो कि विषय पत्ति के अधीन होते थे। प्रशासन का सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। सबसे छोटी इकाई प्रशासन की कौन सी थी? गांव, जिसका मुखिया ग्रामी कहलाता था। प्रशासन का सबसे छोटा गोप होता था, जो कि 10 ग्रामों का प्रशासन संभालता था। सबसे छोटा क्या कहलाता था? गोप। और क्या कहता था? 10 गाँवों का क्या संभालता था? प्रशासन। मेघस्तरीय के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। नगर का प्रशासन कौन करेगा? 30 सदस्यों का एक मंडल। ठीक है। 30 सदस्य होते थे, उसका प्रसारण करते थे। ठीक है। क्या करते थे? प्रचार करते थे, प्रशासन करते थे उस पर। ठीक है। प्रथम की बात करें, समिति कौन सी? प्रथम समिति उद्योग शिल्प कार्य परीक्षण के लिए, निरीक्षण के लिए, सॉरी। द्वितीय समिति बनाई गई विदेशियों की देखरेख के लिए। तृतीय समिति बनाई गई जन्म मरण का विवरण रखना है। चतुर्थ बनाई गई व्यापार और वाणिज्य की देखभाल करने के लिए। पंचम बनाई गई निर्मित वस्तुओं का विक्रय निरीक्षण करने के लिए। और षष्ठम बिक्री पर वसूल करना है। ठीक है। ये सारी क्या समितियां बनाई गई? नगर प्रशासनिक समिति एवं उनके कार्य थे। ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए आगे मैं बात करता हूँ, जो 6 समितियां विभाजित था, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। 6 समिति होती थी, 6 में भी क्या कहते? एक एक समिति में कितने सदस्य? 5। बिक्री के कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। देखो जब मान लो 10 रुपये की है वस्तु है, तो उसका 10वां भाग 1 रुपये। ठीक है, समझ गए फ्रेंड्स? तो उसके बचाने को मृत्युदंड किया था। उसे बचाने वाले को क्या कहता था? मृत्युदंड दिया जाता था। अगर इसको नहीं दिया जाए 1% या 10, जैसे 10% 10वां भाग नहीं दिया जाए उसका, तो उसको क्या दिया जाता है? मृत्युदंड। मेघस्तनी के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। एग्रोनोमाई कौन था? मार्ग निर्माण अधिकारी। प्लूटार्क जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों की पैदल सेना 3 गुनी अधिक संख्या में, अर्थात ठीक है 6 लाख अकादमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत में रौंद डाला था। ठीक है। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी कौन था? नायक कहलाता था। ठीक है। सेना का कौन करने वाला? नेतृत्व करने वाला नायक। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति। ठीक है। देखो मंत्री की बात कर लेते हैं और प्रधान, देखो विभाग की बात कर लेते हैं। मंत्री क्या विभाग है? प्रधानमंत्री। पुरोहित धार्मिक कार्य। सेनापति सैन्य संचालन। युवराज शासक वंश से संबंधित। दैवारिक दरबार सीमा द्वार रक्षक। अंतर्वैदिक अंतपुर का अध्यक्ष। समाहर्ता आर्य का संग्रहर्ता। संविधाता राज्य के कोषाध्यक्ष। प्रशास्ति कारागार का अध्यक्ष। प्रदेष्टि, ठीक है, आधुनिक कमिश्नर समकक्ष। और नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस वीडियो को समझ आए तो 2 बार देखने की कोशिश करना, खुद से पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना, ठीक है ना। मैं अगर आपको कोई नेक्स्ट वीडियो पे कोई टॉपिक आपको लगता है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए तो वो टॉपिक भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज देना फ्रेंड्स, ठीक है। मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।
मौर्यकालीन आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? देखो, राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था। क्या था? ठीक है, भूमि पर जो कर दिया जाता ना, भूमि कर, क्या था? भूमि कर था। ठीक है, उपज का 1/6 भाग। ठीक है, मान लो 60 रुपये का क्या हुआ, उपज हुई, तो 1/6 भाग मतलब 10 रुपये उसको कौन को देना पड़ता था? राजा को। ठीक है, सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। सरकारी भूमि को क्या कहते थे? सीता भूमि। बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था। बिना वर्षा के भी अच्छी खेती होती थी तो अदेव मात्रक कहा जाता था उसे। प्रांतों से एकत्रित करने की जिम्मेवारी स्थानिक और गोप नामक अधिकारी की होती थी। गोप पता है तुम्हें? 10 गांवों को संभालने वाला गोप कहलाता था। और स्थानिक, ठीक है ना, उनकी क्या जिम्मेदारी होती थी? उसको कर को इकट्ठा की। मौर्य काल में बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था। एक नगद के रूप में जाने वाले कर को हिरण्य कहा जाता था। एक नगद रूप में लिए जाने वाले कर को क्या कहता है? हिरण्य। हिरण्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिरण्य। ठीक है फ्रेंड्स, एक बलि थी, उस टैक्स को क्या कहता है? बलि कहा जाता था मौर्य काल में। और उसको एक बार एक नगद रूप में लिया जाता था, उसको क्या था? हिरण्य कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। देखिए, आगे मैं बात करूं, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। कौन कौन से? दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। मौर्य काल में दासों की स्थिति संतोषजनक थी। अर्थशास्त्र में शूद्रों को आर्य कहा गया। शूद्रों को क्या कहा गया? आर्य। तथा वार्ता शूद्रों को वर्ण धर्म कहा गया। मौर्य काल में सामूहिक समारोह को प्रवष्टि कहा गया। मौर्य काल में सामूहिक समारोह क्या कहा? प्रवष्टि। ठीक है, अर्थशास्त्र में परिवार की पोषण व्यवस्था के लिए बगैर संन्यास ग्रहण किए करने से रोका गया। ठीक है, बगैर संन्यास करने से। ठीक है, अर्थशास्त्र में। और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के राजप्रसाद को सुगाग्र कहा गया। क्या गया? सुगाग्र। ठीक है, फहान ने मौर्य प्रसाद के भव्यता के कारण उसे देव निर्मित कहा गया। क्या कहा गया? देव निर्मित। स्वतंत्र वैश्यवृत्ति को अपनाने वाली महिला को रूपाजीवी कहा गया। क्या कहा? रूपाजीवी। रूपाजीवी या रूपाजीवा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात कर लेते हैं। देखो, भाग कर क्या दे? पहला कर भाग, कृषि उत्पादन का हिस्सा। कर नगद कर, परिग एकाधिकार कर, प्रतिकार उत्पादक के रूप में देकर, प्रवेश से आयात कर, पिष्टि श्रम कर, और सेतु फल फूल पर लिया जाने वाला कर। ठीक है, ये स्रोत से देखो, ये तो कर है, टैक्स थे, और ये किस किस चीज़ से लिए जाते थे वो उसके स्रोत हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगली बात करते हैं। देखिए, आज का मेरा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। ठीक है, और अगला टॉपिक मैं मॉर्निंग 10 बजे लेके आऊँगा। ठीक है, अगली मॉर्निंग, और हर टॉपिक पर आपको वीडियो मिलेगी। पूरा जीके में यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ। ठीक है, और मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस मेरे चैनल पे आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है।